वाकई दोनों के ख़यालात काफ़ी मिलते जुलते थे और पसंद भी, बस राहें मिलने की देर थी। वो दोनों तो यूं ही खड़े खड़े शाम बिता देते। तब तक नीरज का फ़ोन आ चुका था और दोनों निकलने को मजबूर हो गए। मन तो उन दोनों का पार्टी में साथ में दाखिल होने का था, मगर अभी दोनों का रिलेशन सीक्रेट ही था, तो दोनों ने अलग अलग आना ही चुना। कार में साहिल ने मुश्किल से उसका हाथ छोड़ा था, मगर जाते हुए राधिका ने उसका माथा चूमकर भेजा, क्योंकि वो पपी फेस में बहुत क्यूट लग रहा था। साहिल के दाखिल होते ही चकाचौंध सी फैल गई। सारी मीडिया उसके आगे पीछे घूम रही थी, क्योंकि वो मीडिया से बहुत कम इंटरेक्ट होता था, और होता भी तो ऐसे कातिल अंदाज में जहां हर कोई उसे देखना चाहता। राधिका उस पर अपनी नज़र छोड़ती हुई वहां से निकल गई। उसे नीरज और नीलम के साथ मिलकर बाकी सब अरेंजमेंट्स देखने थे। वहीं दूसरी तरफ तैयार होकर रितिका पुणे से निकल चुकी थी। आज उसे अपना आखिरी दांव जो खेलना था। पार्टी के बीच में नीलम की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जो कल्पना और नीरज ने नोटिस किया और उसे जाने को कहा, मगर वो यहीं रुकना चाहती थी। तब नीरज उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गया। नीलम, इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और रेस्ट करो यार। नीरज उसे एनर्जी ड्रिंक ऑफर करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, और बर्डन कैसा, इट्स माई वर्क आफ्टर ऑल। वो ज़िद्दी थी। ओके फाइन, बट कुछ नहीं तो अच्छे से बैठकर कुछ खा ही लो। वो ज़बरन कुर्सी उसके पास लेकर आया। मैंने कहा ना, कुछ कहा ही तो नहीं तुमने अब तक। अब वो मुद्दे से हटकर बोला। नीलम अवाक सी देख रही थी। क्या बंदा है ये, मतलब बस फ्लर्ट करने का बहाना चाहिए। हाँ चाहिए, और एक बात प्लीज़ सीरियस होकर सुनना। वो उसके पास ही बैठ गया और गले में बंधी टाई ढीली करते हुए बोला, नीलम, आई एम गोइंग टू बी 30 ऑन दिस 16th। तुम्हें कहता नहीं, मगर ये नहीं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है। हर दूसरे दिन फ़ोन में किसी न किसी लड़की की पिक्चर्स आती रहती, उसकी आधी बात पर ही। नीलम खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरने लगी। रिश्ते के लिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट तुम्हारे जवाब के आसरे कई हसीनाओं को लंबी कतार में खड़े किए हूँ। इस बार उसकी हंसी छूट गई और नीलम का गुस्सा भी। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? आर यू मैड? मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करने लगा? वेट, मतलब तुम पर असर तो पड़ता है कि अगर मैं किसी और लड़की से रिश्ते की बात करूं तो? वो उसे टोकते हुए बोली, हेलो, गलतफहमी में जी रहे हो। मुझे भी कमी नहीं है रिश्तों की। इनफैक्ट आई हैव ए। चुप, खबरदार। और झूठ बोली तो तुम जैसी लड़कियां बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। अच्छा, मुझ जैसी मतलब शादी मटेरियल हो? हाँ, क्रश वगैरह आम बात है, बट ये बॉयफ्रेंड वाला झूठ नहीं। क्रश तो तुम्हारे सामने ही है। क्या मैं? वो हटा तो नीलम ने सामने इशारा किया, जहाँ साहिल नज़र आया, जो हंसकर किसी से बात कर रहा था। सर, वो चौंक गया। थे किसी टाइम फ्लैट थी उनके लुक पर, बट फिर उनका रियल फेस देख रही हूँ। नीलम, प्लीज़ सर का गलत समझना छोड़ दो। कभी समझने की ट्राई करो तो पता लगे कि कितनी तकलीफ़ को सीने में लगाए फिरता है ये बंदा। उसने तरफदारी करते हुए सफाई दे डाली, तो उन्हीं से कर लो शादी। अच्छा बॉन्ड है तुम दोनों का, तो आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। हद है नीलम। बाय द वे, राधिका के होते हुए ये नहीं हो सकता। वो बत्ती सी दिखाने लगा। पागल हो गई है वो तो। नहीं, वो प्यार में है, इंसानों को और उनके गमों को अच्छी तरह जानती है, तो उससे वो आगे खुद ही रुक गई। सॉरी, मैं चाहूँगा इन सब में तुम पहले पायदान पर अपना नाम सुझाओ। यकीन मानो, सेहरा सजाए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसके करीब होते हुए उसके कानों के पास से बात कहकर उसमें एहसास जगाता हुआ जाने लगा। फिर कुछ रुक कर बोला, वेटिंग फॉर 16th। फिर मुस्कुराता हुआ एनर्जी ड्रिंक का एक घूंट पीकर उसके हाथों में गिलास थमाकर चलता बना। आज भीतर से नीलम को उसके लिए कुछ महसूस हुआ था। वो उसी पल उस गिलास को मुंह से लगाकर एक घूंट में पी गई थी। खैर, अब सब कुछ अपने हिसाब से सही हो रहा था। साहिल प्रेस के लिए तैयार था। उसने अपने आश्रम की ओपनिंग पापा के हाथों करवाने की सोची थी, मगर जो सोचा हो सब वैसा कहाँ होता है। इसलिए हालातों के हाथों मजबूर होकर उसने उसी वक्त तय किया और मासूम ध्रुव की तरफ देखा, जो टेबल मैनर्स को ध्यान में रखते हुए चुपचाप बैठा था। महेश काका पास ही खड़े उसका ख्याल कर रहे थे। ध्रुव, कम माय सन। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वह उछक्कर कुर्सी से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। साहिल ने जिस तरह की कल्पना की थी, पार्टी वैसी ही थी। चारों तरफ मीडिया का शोर और कैमरों की चकाचौंध थी। उसे यही माहौल चाहिए था। अब वक्त आ गया था ध्रुव के वजूद से दुनिया को रूबरू करवाने का, कि साहिल मल्होत्रा तन्हा नहीं है, ये नन्ही जान उससे जुड़ी हुई है। उसने घुटनों के बल बैठकर उसकी छोटी सी टाई ठीक की और उसे गोद में उठा लिया। मीडिया के तमाम सवालों के जवाब देने के बाद जब एक रिपोर्टर ने पूछा जो उसे सुनना था, वो आज मुस्कुराया। इधर रितिका भी उसी किसी वक्त भीड़ से निकलती उसके सामने आई।
वो जो सब प्लानिंग करके आई थी कि ध्रुव का सच बताकर अपनी जगह वापस ले लेगी या उसे ध्रुव के जरिए ही ब्लैकमेल करेगी। साहिल के बगल में ध्रुव को बेटा देखकर हैरत में थी कि उसका आखिरी रास्ता भी अब बंद हो गया है। जब मीडिया के सवाल आए, साहिल सर हु इज़ द लिटिल बॉय? यस मिस्टर मल्होत्रा, बताइए कौन है ये बच्चा जिसकी आप हर थोड़ी देर में इतनी फिक्र कर रहे हैं और जिसे आप अपने बराबर बैठाए हुए हैं? आज से पहले तो कभी नज़र नहीं आया। क्यों पहले क्यों नहीं देखा? आपके सोर्सेज कहाँ थे अब तक? साहिल ने मीठा तंज कसा, क्योंकि वो तो कई दफ़ा ध्रुव से मिलने जाता रहा था। तब उस वक्त मीडिया कौन सी नींद में सोई थी, जबकि वो हर पल नज़र में था। और इससे पहले भी हुई एक कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया ने अपने होने का बहुत शोर मचाया था। तो सवाल लाजमी था कि अब तक वो कहाँ थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, मगर आज वो किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस लेकर और सामने राधिका को आते देखकर कहा, यस एवरीवन, मीट माय सन ध्रुव साहिल मल्होत्रा। व्हाट? ध्रुव साहिल मल्होत्रा मीन्स मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? कैसे, कब? बेटा है तो माँ कहाँ है? उनकी पर्सनल लाइफ कभी लाइमलाइट में कैसे नहीं आई? क्या है ये शख्स, जितना दिखाता उससे कहीं ज़्यादा छुपाता था? जब बच्चा था ही तो आज अचानक जिक्र कैसे? चारों तरफ तरह तरह के सवालात खड़े हो गए थे। जहाँ राधिका साहिल की तरफ थम्स अप करके जाहिर कर रही थी कि उसने जो किया बेहतर किया, वहीं रितिका सुलग उठी थी कि वो साहिल को सच में कभी जान ही नहीं पाई कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है। वो कैसे अंदाज़ा नहीं लगा पाई अब क्या होगा। शायद उसका पत्ता साफ होने को ही था, वो जाने को थी, पर रिपोर्टर्स के सवालों से रुकी। किसका बच्चा है मिस्टर मल्होत्रा? व्हाट ए सिली क्वेश्चन मैडम, आई सेड माइन। उसने सिर खुशाया। नहीं, जवाब दें, आप फादर हैं तो मदर कहाँ है इसकी? जी सर बताइए, कौन है आपकी बीवी और ध्रुव की माँ? सब जानना चाहते हैं। कितना खुद को छिपा कर रखा, उसकी वजह इसकी माँ है या फिर ये नाजायज़ है? एक रिपोर्टर जानबूझकर भीड़ में छिपते छिपाते बोला। इस सवाल पर वो जबड़े भींच कर रह गया। उसे आज अपने आप और अपने गुस्से पर काबू करना था। ऐसे सवालों का सामना करने के लिए उसने खुद को कई रातों तैयार किया था, मगर एक लड़के ने जब कैमरा उसकी तरफ मोड़ा और बेशर्मी से बोला, या किसी अनाथ आश्रम से उठा लाए हो, तभी माँ बाप का पता नहीं। इस पर वो अपना आपा खो बैठा। ये सच उसके कानों में शूल की तरह चुभा था। उसने ध्रुव का हाथ छोड़ा और उस शख्स पर झपट पड़ा। उसका कैमरा माइक सब फेंक कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। तभी राधिका बात बिगड़ते देख भीड़ से निकल कर आई और उसे संभालने की कोशिश की। दूर खड़ी रितिका की हंसी से पता लग रहा था कि उसने कोई गड़बड़ की है। हो ना हो ये रिपोर्टर उसी का हो जो भले ही फुटेज खाने आया हो, मगर हाल फिलहाल साहिल की रेपुटेशन का सवाल था। उसने उसका हाथ पकड़ा। साहिल ने उसे झटका, फिर दोबारा राधिका से रहा नहीं गया। वो दांत पीसते हुए बोली, सर संभालिए, आपकी पार्टी है, सब आज आपके गेस्ट हैं, प्लीज़ ये सब मत कीजिए, आपकी इमेज का सवाल है। उसने कोशिश की, पर वो उसे मार डालने के इरादे से घूर रहा था। तभी राधिका ने आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। आपको ध्रुव की कसम, छोड़िए उसे। उसी वक्त उसने उसे छोड़ दिया और ध्रुव पर नज़र घुमाकर देखा, जो मासूम आंखों से उसे ही देख रहा था और नामे गर्दन हिला रहा था। अब साहिल संभला और उस रिपोर्टर की शर्ट ठीक की, माइक थमाया और बोला, ओके सॉरी, स्किप दिस क्वेश्चन। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा है। मेरा बेटा मेरे साथ है, ये मेरा बच्चा है। इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको जल्द मिलेंगे, मगर फ़िलहाल नहीं। सो प्लीज़ ऐसे सेंसलेस क्वेश्चंस पूछकर मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए और बच्चे पर गलत असर मत डालिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। उसने अपने आप को ठीक किया और आगे कहने लगा, आज की शाम मेरे नए प्रोजेक्ट के नाम जो आपके सामने, इस प्रोजेक्ट को शुरुआत से साथ देने के लिए मेरे हार्डवर्किंग स्टाफ का थैंक यू, प्लीज़ कम। उसने सबको बुलाया। एक तस्वीर सभी के साथ निकाली गई और सब चलते बने, पर राधिका नहीं आई, मगर वो चुप नहीं बैठा। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई सेक्रेटरी कम फ्रेंड, ज़्यादा उसी ने इस प्रोजेक्ट में मुझे आइडियाज़ दिए और शुरू से इसमें अपनी जी जान लगा दी, मिस राधिका। उसने शिद्दत से उसका नाम लिया और उसे भीड़ से खींच निकाला। वो झेंपती हुई उसकी बगल में खड़ी हो गई। मीडिया को यही चाहिए था। सभी तालियां बजाकर उनकी तस्वीरें ले रहे थे। साहिल ने उसी वक्त इधर उधर देखने का नाटक करते हुए राधिका के कानों के पास आकर फुसफुसाहट की, जो सुनना चाहती हो उसका जिक्र भी अभी छेड़ दूं, मैडम राधिका। राधिका की सांसें ही अटक गई। वो जैसे बिल्कुल तैयार ही नहीं थी।
हाँ, वो बात और थी कि वो कब से मरी जा रही थी इस इजहार के लिए, साहिल की फीलिंग्स सुनने के लिए, मगर आज इस भीड़ में वो शक पका रही थी। फिर साहिल का भी सवाल था, पहले से ही ध्रुव के बारे में जानकर अपना आपा खो बैठी होगी। फिर इन सब के बाद अगर उसके साथ रितिका दोबारा कुछ कर दे। नहीं, राधिका ने ख्याल में भी और हकीकत में भी उसे कह दिया। क्या नहीं नहीं सुनना, वो हैरान था। मतलब फ़िलहाल नहीं, वो संभली तो कब? आई कांट वेट, आई एम गोइंग टू टेल। नो साहिल, मेरी कसम। साहिल की ज़ुबान सिल गई, जैसे उसका मन खिन हो गया था। उसे कितना इंतज़ार था इस पल का, और राधिका का ऐसा ठंडा रिस्पॉन्स, उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, वो साहिल था, मगर वो तो वही करेगा जो उसे करना था, भले ही कहना नसीब नहीं हुआ। सो गाइस, दिमाग और काम जब साथ मिलते हैं तब मास्टरपीस बनता है। सो रेडी। वो ध्रुव और राधिका का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया और ध्रुव के हाथों रिबन कटवाया, मगर दूसरे हाथ में राधिका का हाथ भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। सभी कुछ न कहने पर भी समझ गए थे। सभी ने तालियां बजाई। शानदार आश्रम और उससे लगकर ही स्कूल जिसका ट्रस्टी साहिल था, उसका इनॉग्रेशन हो चुका था, जिसे देखने और उसे कवर करने मीडिया वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो चुकी थी, जहां साहिल की नज़र पार्टी में पीट किए बंदे पर पड़ी, जो सलीके से रेडी होकर आया था। एक हाथ जेब में रखे, दूसरे हाथ में वाइन का गिलास पकड़े, वो नीरज से बात कर रहा था। साहिल उसे देखने के हिसाब से झुककर उसकी तरफ बढ़ा कि कौन है जिसे नीरज जानता हो, पर वो नहीं। पास जाकर देखा तो हैरत से देखता रह गया। ये तो कुणाल। आज पहली बार उसने सही नाम लिया था। साहिल सर, मीट कुणाल राठौड़। कुणाल, इनसे मिलवाने के लिए इंट्रो की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, नीरज इंट्रो करवाता हुआ बोला। या ऑफ कोर्स, इन्हें कौन नहीं जानता, वो दूसरा हाथ जेब से निकालता हुआ सामने करते हुए बोला। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। साहिल उसे और उसके सामने बड़े हाथ को देखता रहा, फिर सोचकर हाथ बढ़ा दिया। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। नीरज बहाने से चला गया। अब वो दो ही मौजूद थे और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि बात क्या शुरू करें। राधिका को कब से और कितना जानते हो? साहिल वाइन का एक घूंट पीने के बाद बोला। नॉट बैड, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात, इंटरेस्टिंग। कुणाल हौले से मुस्कुराया। बोलो। डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, उतना नहीं जानता जितना जानना चाहता था, या जितना आप चाहते हैं। बाकी राधिका ने बताया होगा। उसके जवाब पर वो उसे गौर से देखने लगा। वैसे एक बात बताऊं, कुछ लोग आपकी कहानी का किरदार बनकर नहीं आते, वो बस उसे आखिरी मोड़ देने आते हैं सर। क्या मतलब है? उसने दिलचस्पी से पूछा। मतलब यही कि मैं भी वही मोड़ देने आया हूँ। राधिका को एक वक्त पर चाहा था मैंने, बहुत चाहा था, पर उसकी चाहत में नहीं बन पाया। वो अफसोस में था। तो फिर कोई और आया उसकी लाइफ में? नहीं, आप पहले और आखिरी हैं। वजह यही है कि वो उसूल पसंद लड़की है, जिसे अपनी लाइफ में कुछ चाहिए था, कुछ करना था, इसलिए वो इन सब की तरफ कभी आई ही नहीं। उसके लफ्ज़ लफ्ज़ में राधिका की तारीफ थी, जिसे सुनकर साहिल को काफ़ी हद तक सुकून मिला, सेटिस्फेक्शन पहुंचा कि वो सिर्फ उसकी है। ये उसके चेहरे पर था, जिसे देखकर कुणाल का दिल हल्का सा दुखा, मगर उसका फैसला क्या था वो सोचकर उसने साहिल से आगे की बात पूछी, जो लॉयर होने के नाते उसे पूछनी थी, मगर बात वक्त की नज़ाकत को देखते हुए की जाए तो अच्छी लगती है। उन्होंने अगले दिन मिलकर आगे की बातें करना तय किया और पार्टी इंजॉय करने लगे। कुछ देर बाद साहिल राधिका को साथ डांस करने के लिए बुला रहा था। वो माइक में कहता, उससे पहले राधिका ने उसे टोक दिया। उसका फ़ोन बज रहा था। वो हाथ के इशारे से एक्सक्यूज़ मी कहती हुई बाहर आई। फ़ोन पर कल्पना थी। राधिका, नीलम। सहमी सी आवाज़ में वो बोली। क्या हुआ उसे? राधिका भी टेंशन में आ गई। उसे फिर से अटैक आया है और इंजेक्शन वाली डोज भी नहीं है। वाट, मैं सुबह से कह ही रही थी कि इतनी भाग दौड़ मत कर, मगर नहीं। अब कहाँ, हॉस्पिटल हो क्या? नहीं, घर ले आई मैं जल्दी में उसे। चल मैं आती हूँ। हाँ, साथ में इंजेक्शन की डोज लेती आना। ठीक है, अभी निकलती हूँ। नीरज को मत बताना, वो तेरे पीछे ही आ जाएगा। ऐसे में साहिल का इतना बड़ा इवेंट कौन संभालेगा? उसने ऐसे में भी समझदारी दिखाई। ओके ठीक है दीदी, राधिका कहने लगी। हर सिचुएशन में सबका कैसे ख्याल रखना है सब जानती है ये। मैं निकलती हूँ, पर साहिल सर, उन्हें बताऊँ या नहीं? अगर बताया तो वो साथ चलेंगे और ना बताया तो चिढ़ेंगे। कोई नहीं, मैं बाद में हैंडल कर लूँगी। फ़िलहाल वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, मैं ही निकलती हूँ। वो सोचती हुई निकल गई। दूसरी तरफ रितिका का फ़ोन लगातार बजता जा रहा था। क्या प्रॉब्लम आ गई? बाहर हूँ मैं, समझ नहीं आता। वो झल्लाई। मैडम, वो साहब। क्या हो गया अब उस बुढ़े को? वो चिढ़कर बोली। फिर से अटैक? तो मैं हूँ क्या डॉक्टर? नहीं, वो मेडिसिन का डोज ख़त्म। जस्ट शट अप।
जो जैसे करना है देख लो, बस मुझे दोबारा फ़ोन मत करना स्टूपिड। रितिका ने बिना सुने ही फ़ोन काट दिया और दंदनाती हुई हाई हील्स की ठाक ठाक करती चल दी। उसका मूड बहुत ख़राब था। वो सीधा बार वाले पोर्शन की तरफ बढ़ी। उसकी शाम बनने से पहले ही बिगड़ चुकी थी, जिसमें शुरुआत साहिल ने कर दी थी और लास्ट में ये फ़ोन कॉल। सब प्लान के मुताबिक ना होता देखकर ही उसका माथा ठनक जाता था और सिर पर गुस्सा सवार हो जाता था। भयंकर गुस्से में उसका एक यही इलाज था, जी भर के पीना। मैडम ये बहुत स्ट्रॉन्ग। उसने जैसे ही शराब की तरफ हाथ बढ़ाया, वेटर कहने लगा, जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो और ये बोतल इधर करो। वो उस पर गुस्सा निकालने लगी, पर वेटर झिझक रहा था क्योंकि जो शराब रितिका मांग रही थी वो लेडीज़ के लिए सही नहीं थी। पर वो मना भी किस तरह से करता। अमीरजादे साहिल की पार्टी में शराब भी पीना नसीब में नहीं। रितिका साहिल की बेइज्जती का मौका नहीं छोड़ती थी। ओके वेट। वो पर्स से पैसे निकालकर काउंटर पर पटकती उस बोतल को लेकर निकल गई। वेटर कुछ नहीं कह पाया। पैसों को किनारे रखकर वो अपने काम में लग गया। वहीं दूर बैठा ध्रुव अपनी मम्मा को अच्छे नहीं देख रहा था। उसे चाहे जो समझ आए न आए, ये समझ आ गया कि वो बार वाले अंकल से बदतमीजी में बात कर रही थी। और तो और एक जगह होकर वो ध्रुव से एक बार मिलने भी नहीं आई। उसका बालमन इस बात पर उदास हो गया। महेश काका जो उसका ख्याल रखने के लिए खड़े थे, उन्होंने भांप लिया। वो उसका मन बहलाने के लिए बोले, ध्रुव बाबा चलो कुछ खाते हैं। नहीं मुझे भूख नहीं काका। वो मुंह लटकाए बोला, चलो पापा के पास चलें। वो राज़ी हो गया। काका आपने राधिका को देखा? उसने ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए पूछा। नहीं साहब। ओके आप चेक करके बताइए, साहिल ने कहा और ध्रुव को बैठा दिया। जी साहब। पापा साहिल को राधिका के लिए फ़िक्रमंद देखकर ध्रुव बोला, हाँ बच्चा, राधिका आंटी पसंद है आपको? अरे मेरा बेटा पापा को इतना जानने लग गया। वो उसके गाल से हिलाते हुए बोला, हाँ बोलो। यस। आपको कैसी लगी वो खुश होकर बोला, वो अच्छी हैं, सबसे अच्छी तरह बात करती हैं, काका से, रजनी दीदी से, मुझसे, आपसे। स्कूल में बताते हैं कि अच्छे वो लोग होते हैं जो सबसे अच्छी तरह बात करें, वरना जानने वालों के साथ सब अच्छे होते ही हैं। वो पल भर में बड़ों की तरह बातें करने लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा सिखाया है बेटा। बट रितिका मम्मा, इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? कुछ कहा? साहिल ने आसपास देखा। रितिका से वो अभी आमने सामने मिला नहीं था। नहीं मुझे नहीं, पर वो उन अंकल से बहुत रूड थी। वो अपनी उंगली सर्वेंट की तरफ करके बोला। साहिल ने देखा, बार पर खड़ा सर्वेंट खामोशी से काम में लगा था। शी इज़ नॉट गुड बच्चा। वो मायूस होकर बोला। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसकी मम्मा के बारे में ऐसा बताए, पर वो ऐसी ही थी। उसका असल रंग सामने आना भी ज़रूरी था। ध्रुव का जानना ज़रूरी था और ये सही वक्त था। वाई पापा, वो सिर्फ आपके और मेरे साथ अच्छी हैं, बाकी सबसे क्यों रूड हैं? बट राधिका आंटी सबसे अच्छी तरह बात करती हैं। यस दैट्स वाई आई लाइक। साहिल रफ्तार में कहता चला गया और ध्रुव से देखता रहा। साहिल को यही वक्त सही लगा। उसने मौका देखकर पूछा, ध्रुव आपसे एक बात पूछूं? वो खाना खाते हुए बोला। मगर राधिका, उसकी बात ख़त्म होने से पहले नीरज उसे बुलाने आ गया था। उसे कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलना था। वो बाहर से सिर्फ साहिल की पार्टी के लिए आए थे। सर चलो ध्रुव, हम घर पर बात करेंगे। आप गुड बॉय की तरह बैठोगे, रजनी उसे देखना। वो उसे उसके हवाले करते चल दिया। दूसरी तरफ राधिका जिस मेडिकल पर गई थी, उसी वक्त एक आदमी हांफता हुआ उसके सामने आया। ये लीजिए और जल्दी दीजिए। वो पर्ची दिखाकर बोला, सॉरी भाई साहब, पर मैडम ने भी यही मांगा है। पहले यही आई थी तो इन्हीं को मिलेगा। शॉप वाले ने उसकी पर्ची किनारे करते हुए कहा, ये मुझे चाहिए, तुम चाहे डबल ट्रिपल पैसे ले लेना। अरे दवाई के नाम पर ऐसा धंधा नहीं करते हम भाई, जाओ कहीं और से ले लो। दुकानदार सामान्य था। आप समझ नहीं रहे, मैंने पूछा है हर जगह, ये सिर्फ आपके मेडिकल पर अवेलेबल है और मुझे अभी अर्जेंट चाहिए। किसी के जीने मरने का सवाल है। अरे तो भाई इतना ज़रूरी है तो हॉस्पिटल ले जाओ पेशेंट को। समझ नहीं रहे आप? वही नहीं ले जा सकते? वो आदमी हड़बड़ाहट में बोला। क्यों, ज़्यादा होशियारी कर रहा है क्या? उसने हाथापाई में उसका कॉलर पकड़ा और अचानक ही पिस्टल निकाल ली। पास ही खड़ी राधिका एकदम सहम सी गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अरे ये आप छोड़िए, नहीं ये आप ले जाइए। वो कांपते हाथ से दवाई एक किनारे करते हुए बोली, मैं किसी और स्टोर से ले लूँगी। नहीं भी मिली तो नीलम हॉस्पिटल चल लेगी। बस आप ऐसे गुंडागर्दी मत कीजिए प्लीज़। राधिका को पिस्टल देखकर ही डर लगता था। वो अपने साथ हुआ हादसा भूली नहीं थी।
वो आदमी राधिका का शुक्रगुजार होता हुआ बिना उसे देखे पैसों की गड्डी काउंटर पर पटकता हवा की तरह गुजर गया। मेडिकल वाले ने अब राहत की सांस ली। अजीब लोग हैं, मरीज को ऐसी कौन सी कैद में रखा है कि हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते। वो खुद से ही बोला। आप जानते हैं इसे? हाँ, बहुत बार आता है क्योंकि ये दवाई यहीं मिलती है। राधिका का शक गहराता चला गया। क्यों, क्या है ऐसा? फिर सोचा मरीज को नहीं ले जा सकते। डबल ट्रिपल पैसे, फिर एक डोज के लिए ये मारामारी, पक्का कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अचानक वो हो सकने ना हो सकने वाली सभी बातों के तार जोड़ने लगी। फिर उसके दिमाग में नीरज की कोई बात आई तो वो जैसे पल भर का भी इंतज़ार नहीं कर पाई। उसने चलते हुए ही फ़ोन घुमाया और देरी ना करते हुए उस आदमी के पीछे निकल पड़ी। हेलो, कहाँ है तू? अब तक नहीं आई? कल्पना ने फ़ोन उठाते ही पूछा। कल्पना, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या हुआ और तू इतना हाफ क्यों रही है? मुझे अभी कहीं निकलना है, इसलिए बता रही हूँ। तू नीलम को हॉस्पिटल ले जा। मेडिसिन का वेट मत कर, यहाँ कहीं नहीं मिल रही है। उसको वहीं इंजेक्शन लगवा कर आ जा। ठीक है, पर तू कहाँ है? उसने आगे कुछ सुना ही नहीं और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अजीब लड़की है, कोई पार्टी का शोर शराबा नहीं, आसपास कोई आवाज़ नहीं। फिर कहाँ है ये? वो बड़बड़ाती हुई नीलम के पास चली गई। गनीमत थी कि नीलम अब तक ठीक हाल में थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। वो दोनों कैब का वेट करने लगी। तब तक नीरज की भेजी गई कार दरवाजे तक आ चुकी थी। उसी की कॉल थी। मैं आता, मगर साहिल सर यहाँ अकेले रह जाएंगे। राधिका भी इस वक्त जाने कहाँ गायब है। अरे कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, नीलम बोली। हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, वहाँ मिलते हैं कुछ देर में। वहीं राधिका उस गाड़ी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी जहाँ से वो आदमी जा रहा था। वो अकेली थी। दूसरा रात का वक्त, उसे डर नहीं था, मगर अजीब ही घबराहट थी कि अगर उसका शक सच हुआ और सच में उसके काम की कोई बात निकली तो वो सब अकेले कैसे संभालेगी। अभी उसे साहिल की ज़रूरत थी, मगर साहिल को भी तो वहाँ उसकी ज़रूरत थी। वो भी तो चली आई। उनका सबसे बड़ा दिन है आज। ओपनिंग वैसे भी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। पार्टी ख़त्म होने में भी कुछ टाइम है। तब तक अगर मुझे लगा तो सर को बुला लूँगी। वो बड़बड़ाती हुई पीछे पीछे ड्राइव कर रही थी। एक पल के लिए उसकी सांस ही अटक गई जब सामने वाले ने गाड़ी रोकी और पीछे देखना चाहा। तब तक राधिका ने जैसे तैसे गाड़ी को मोड़कर झाड़ियों की आड़ में ले ली थी। अभी रात का अंधेरा काम आ रहा था। वो सीट के नीचे सांसें रोककर छिपती हुई पड़ी रही। तब तक वो भी आगे बढ़ गया। फिर अचानक जाने कहाँ वो हवा हो गया। ओ गॉड, कहाँ गया वो? राधिका इधर उधर देखने लगी। उसकी गलती यही थी कि वो उस आदमी को गाड़ी से उतरकर देखने लगी। तब तक अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर डंडे से जोरदार वार किया और वो वहीं गश खाकर गिर गई। इधर साहिल फिक्र में घुला जा रहा था। पूरी पार्टी में राधिका उसे कहीं नहीं दिख रही थी। उसकी सारी रौनकें उसी से थी। अब जब वो नहीं है तो उसे सब कुछ फीका सा लग रहा था, क्योंकि भले ही ध्रुव की बात वो मीडिया के सामने ले आया था, मगर उसका इजहार मोहब्बत नहीं हो पाया था जिस पल के लिए वो जाने कब से बेकरार था। आखिर में सारे गेट्स को सी ऑफ करके वो पूरे वेन्यू में 10 बार राधिका को ढूंढ चुका था, पर वो होती तो मिलती। लास्ट में उसने कल्पना, नीलम के कॉमन फ्रेंड शुभम को पकड़ा, जो उनका इवेंट में हेल्पर था। है लिसन, तीनों में से किसी को भी देखा है? नो सर। नीलम और कल्पना तो बीच पार्टी में ही निकल गई थी। नीलम की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या हुआ उसे? यहाँ हो क्या रहा है? मेरी पार्टी में इतना कुछ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। राधिका, उसका बताओ। नहीं, उसे मैंने फ़ोटो सेशन के बाद से ही नहीं देखा। तब तक तो वो मेरे साथ ही थी। साहिल झुंझला गया। उसे मालूम था कि उसे कुछ नहीं पता। सिक्योरिटी, वो तेज़ आवाज़ में गरजा। सर, सारे गार्ड्स एक आवाज़ में इकट्ठा हो गए। कहाँ सोए हुए हो सब? मैडम कहाँ हैं? सर, पिंक साड़ी पहने। राधिका। तब तक नीरज और कुणाल भी आ चुके थे। ओके, फिर मिलते हैं। वो निकल ही रहा था। है कुणाल, वो संभला। राधिका कहाँ है? मुझे लगा तुम दोनों के साथ होगी। नहीं, हमें लगा आपके साथ है। मैं तो इतना बिजी था, रिबन कट के बाद वो नज़र ही नहीं आई। कल्पना और नीलम, उसे फ़ोन करो तुरंत, वो हॉस्पिटल में है। वाट? कब? ये हो क्या रहा है? रिलैक्स, ज़्यादा सीरियस नहीं है। नीलम को अटैक आया था तो चेकअप के लिए। नीरज ने समझाना चाहा। राधिका है वहाँ? नहीं, मुझे भी बताकर नहीं गई साहब। रितिका भी कहीं नहीं दिख रही। काका ने आकर बताया तो साहिल का शक यकीन में बदल गया। हो ना हो ये उसी की कोई नई चाल थी। ओह गॉड, मुझे अवेयर रहना चाहिए था। जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी राधिका। उसे गलत होने का अंदेशा लग रहा था। पता नहीं क्यों रितिका को देखकर ही बुरी वाइब उसे महसूस हो रही थी। वो गुस्से और टेंशन में अपने कोट और टाई को निकाल फेंकता हुआ बाहर निकल गया। काका, ध्रुव को अपने साथ घर ले जाइए, ख्याल रखिएगा, पार्टी इज़ ओवर।
शोर शराबे वाली ऐसी शानदार शाम का इस तरह सन्नाटे के साथ ख़त्म होना किसी ने नहीं सोचा था। कुणाल और नीरज भी साहिल के पीछे गाड़ी निकालते हुए रवाना हो गए। सभी को राधिका की फिक्र सता रही थी, जाने कहाँ वो होगी वो और कैसी होगी। राधिका जब होश में आई तो उसने अपने आप को किसी अंधेरी जगह में बंद पाया। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसे बेहोश करने के लिए उसके सिर पर वार किया गया था। ओह गॉड! वो अपना सिर पकड़े उठी। होश आने पर हल्का हल्का याद आने पर उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। जाने वो इस जगह पर कितने वक्त से थी, कौन है। वो उठकर अंधेरे में ही कदम बढ़ा रही थी। वो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ थी, कौन लाया था उसे और जाने किस मकसद से। क्या रितिका? हाँ शायद वही। तो फिर उसने साहिल को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की होगी। अजीब डर से उसका दिल घबरा रहा था। मैंने पूछा कौन हो। अंधेरे में हलचल करने से जाने उसका सर किसी चीज़ से टकराया और वो किसी नुकीली चीज़ से जा टकराई। उसका सिर जख्मी हो गया और सिर से खून बहने लगा। एक टीस सी उठी। साहिल, न जाने कि उसने दर्द में उसी को याद किया था। ये जानकर भी कि वो यहाँ कैसे आ पाएगा, फिर भी बस उसी का जिक्र था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अलावा भी इस जगह पर कोई है। इसका पता उसे तब चला जब पास ही में उसे किसी के होने का एहसास हुआ। किसी अनजान इंसान की चलती सांसें और हल्की सी सरसराहट। तुम कौन? सामने से कांपती सी आवाज़ आई। उसके करीब सी महसूस हुई और उसकी गिग्गी बंद गई। ये सोचकर ही कि अनजान जगह पर जाने कौन अनजान उसके साथ था। अब वो क्या करेगी? चिल्लाएगी तो भी किस पर असर होगा? कौन आएगा उसे बचाने? मैं राधिका। साहिल को कैसे जानती हो? आवाज़ के कंपन से मालूम हुआ कि किसी उम्रदराज शख्स की थी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर जाने साहिल का नाम आते ही उसे हिम्मत सी मिली और कड़क होकर बोली, तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी है जो मुझे अगवा कर यहाँ लाए हो? याद रखना, उन्हें पता लगा तो जिंदा नहीं बचोगे। सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। क्या हुआ, डर गए? वो खुद से डरते हुए ये पूछ रही थी। वो हौले से हंसते हुए बोले, थोड़ा सा उठने पर ही 8 कदम पर स्विच है, वो जला लो। वो इस तरह बोले जैसे कितने जानकार हो इस जगह के। तो तुम हो कौन? इससे उसका डर और बढ़ गया था। वो डरते हुए उठी, अपनी सेफ्टी ख्याल करते हुए। कोई हथियार हाथ नहीं लगा तो उसने अपनी सैंडल हाथ में ले ली और फुट स्टेप्स गिनती हुई बढ़ी। वाकई ठीक 8 कदमों की दूरी पर दीवार से लगकर ही स्विच बोर्ड था। उसने आंखें बंद करके भगवान का नाम लेकर स्विच दबा दिया। है भोलेनाथ! जैसे ही पलटी जड़ रह गई, उसके ठीक सामने सोफे से टिक कर एक शख्स बैठा था। यूं मान लो अधलेटा सा पड़ा था, जिसके कंधे से शॉल गिरता हुआ ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उम्र से वह 55 साल के आसपास नज़र आ रहा था। बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी और कमज़ोर शरीर में उनकी शिनाख्त कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अब वो और ज़्यादा सहम गई थी। जाने कौन था वो, उसके साथ कैसे, वो उसके साथ कैसे। जाने कौन सी जगह है ये। अब कोई फरिश्ता ही उसे बचा सकता था। उसकी पकड़ सैंडल पर मजबूत हो गई। तुम? आप उम्र के लहजे से तो बड़े हो, फिर क्या हरकत है ये? वो कड़े स्वर में बोली। तब तक उन्होंने आंखें खोली और एक उड़ती हुई नज़र राधिका पर डालते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मुझे यहाँ क्यों लाए? वो तेज़ आवाज़ में बोली। मैं तो खुद यहाँ कैदी हूँ। वो उठ गए थे। अब राधिका उन्हें देखने की कोशिश में थी, मगर फिर भी समझ नहीं आ रहा था। तब तक वे उसके सामने आकर बोले, बेटा तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है, दराज से डब्बा निकालकर दवा लगा लो। बेटा संबोधन सुनकर जाने कि उसका डर गायब हो चुका था। उसने साड़ी से ही खुद का सिर कवर किया और आगे बढ़ी। हालांकि फिक्र अब भी थी। दवा के लिए जैसे ही ड्रॉर खोला और जो सामने देखा, उससे झटके में ही उसके हाथ पीछे हट गए। साहिल की न्यूज़पेपर कटिंग से काटी गई कई तस्वीरें थी। दिल दहशत में आ गया कि साहिल को नुकसान पहुंचाने वाला ही तो कोई नहीं जो मेरे ज़रिए उन तक पहुंचना चाहता हो और मेरे सामने नासमझी का ढोंग कर रहा हो। उसने दवा को फेंका और जल्दी से दरवाजे तक भागी। खोलो, कोई है? किसके साथ बंद किया है मुझे? प्लीज़ हेल्प। वो बेतहाशा दरवाज़ा पीटने लगी। कोई नहीं सुनने वाला। ये दरवाज़ा दवा पाने के लिए ही खुलता है। वो शख्स बिना फिक्र के बोला, जैसे आदी हो चुका हो इस कैद का। चुप। अपना इतना दोस्ताना या अपनापन का झूठा रवैया बताकर ये मत समझो कि मैं समझ नहीं पाऊंगी कि मुझसे अच्छी तरह क्यों पेश आ रहे हो, ताकि मेरे ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल कर सको, उन्हें नुकसान पहुंचा सको। साहिल सर के दुश्मन हो आप। वो पलटकर तेज़ आवाज़ में चीखी। एक बाप अपनी औलाद का कब दुश्मन हुआ है? वो तड़प भरी हंसी से बोले, प्लीज़ हेल्प। वो चीख रही थी कि अचानक उनकी बातों पर गौर किया
तो खुद को पत्थर महसूस किया। वो उसी तरह पलट गई और उनके जवाब पर उन्हें गौर से देखने लगी। बूढ़े और कमज़ोर शरीर से वो काफ़ी वक्त से जकड़ी हुई बीमारी के मरीज लग रहे थे। कांपते हाथों से वो पानी का गिलास भर रहे थे। अब इर्द गिर्द नज़र घुमाई तो देखा एक शख्स को बंदी बनाकर रखने जितने तमाम इंतजाम किए हुए थे। भागने को कोई खिड़की नहीं। ऊपर छत की तरफ बहुत ऊंचाई पर एक रोशनदान था, शायद वेंटिलेशन के लिए, और सिर्फ एक दरवाज़ा था जो फिलहाल खुल नहीं रहा था। ज़रूरत से कम सामान, सोफ़े को ही बिस्तर बनाकर वो उस पर लेटे थे। पास कुर्सी पर उनकी दवाइयाँ, आधा भरा पीने के पानी का जग और खाने की झूठी प्लेट। अब वो वापस टेबल की ओर बढ़ी और पेपर कटिंग देखने लगी। बहुत मुश्किल से बरामद किए थे मैंने ये अखबार, वो भी उमस भरी शाम में, ये कहकर कि हवा खाने के काम आएंगे। मुझे क्या मालूम था मेरे जीने का सहारा बन जाएंगे। वो बताते हुए मुस्कुरा भी रहे थे और उनका गला भी भराया था। राधिका हैरत में थी। हाँ, ये मेरा बेटा साहिल मल्होत्रा और मैं प्रताप मल्होत्रा। राधिका ने उनके चेहरे की तरफ देखकर पूछा। हाँ, वो एक उम्मीद से मुस्कुराए। आप वाकई, मतलब आप अंकल, आप मेरे सामने। राधिका की ज़ुबान लफ्ज़ों के लिए उसका साथ नहीं दे रही थी। आंखें भी जवाब दे गई थी और बहने लगी। वो हंस रही थी, कभी रोना आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी तलाश अचानक इस तरह से पूरी हो जाएगी। प्रताप मल्होत्रा इस तरह उसे मिलेंगे, ये साहिल के पिता। अगला ख्याल आते ही वो उनके कदमों में झुकने लगी। अंकल, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कहा, और नासमझी में आगे भी कहती जाती। वो वहीं बैठ गई। अब उसे शर्मिंदगी थी। बेटा उठो। वो बेजान शरीर और कांपते हाथों से उसे पकड़ते हुए बोले और बैठने का इशारा किया। वहीं दूसरी तरफ रितिका तो नशे में धुत थी। ड्राइवर ही उसे घर ले जा रहा था। उसका नशा तब उतरा जब उसके पास साहिल की कॉल्स आने लगी। फ़ोन स्क्रीन पर चमकता साहिल का नाम वो नशे में तो क्या, बेहोशी में भी पहचान सकती थी। हेलो हैंडसम, वो लड़खड़ाती हुई बोली। रितिका, मेरे पेशेंस को परखो मत। जिस दिन मैं बर्दाश्त से बाहर हुआ, भूल जाऊंगा कि तुमसे कभी कोई रिश्ता था या तुम एक औरत हो। साहिल गरजता हुआ बोला। उफ, मतलब कहाँ से आता है तुम में इतना गुस्सा? और एंड यू नो व्हाट, यू लुकिंग टू हॉट इन एंगर, वो मदहोशी से बोली। वो दांत पीसते हुए बोला। रितिका, राधिका कहाँ है? ये आखिरी बार है। अगर उसे ज़रा भी तकलीफ हुई तो ट्रस्ट मी, या तो तुम्हारा खून करके मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा या तुम्हारे कारनामों की सज़ा दिलवाने तुम्हें ले जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती की तुम्हें हर बार यूं ही छोड़कर। तो मत छोड़ देना मुझे, इनफेक्ट अब भी मत छोड़ो और अपना लो मुझे। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे अब भी, वो गिड़गिड़ाई। नफ़रत है मुझे तुम्हारी मोहब्बत से। वो गुस्से पे सवार था। और मुझे मोहब्बत है तुम्हारी नफ़रत से। वो बेबाक थी। साहिल ने दांत पीसते हुए कहा, फिर फ़ोन काट दिया और नीरज से कहने लगा, कुछ नहीं है इस औरत के पास, इसे मालूम ही नहीं, हो सकता है नाटक कर रही हो। नीरज ने अंदाज़ा लगाया। नहीं, नशे में चूर थी। सर, ये हर हाल में डेंजरस है। इसे नॉर्मल समझने की भूल पहले भी कर चुके हैं आप। उसने चेताया। मुझे राधिका चाहिए हर हाल में, हर कीमत पर। तुम नीलम की तरफ चलो, उसने कहा तो उसने गाड़ी घुमा ली। वो साथ ही पुलिस के भी टच में था, जो राधिका के फ़ोन की लोकेशन सर्च करने का काम कर रहे थे। अब वही आखिरी रास्ता था। वो कुछ ही देर में हॉस्टल पहुंच चुके थे। कल्पना और नीलम अब तक हॉस्पिटल से लौट चुकी थी। कुणाल ही उन्हें वहां से लाया था। वो उन्हें आगे ही मिल गया और साहिल की ही तरह चिंता में घुलता हुआ पूछ बैठा, राधिका? डोंट नो। साहिल हताश था तो जवाब नीरज ने दिया। तुम ठीक हो? साहिल ने औपचारिकता से नीलम का हाल पूछ लिया। वो जानता था कि वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। मच बेटर, नीलम बैठते हुए बोली। कल्पना, राधिका से लास्ट तुम्हारी बात हुई थी, कहाँ गई थी, कहाँ जाने वाली थी वो, सब बताओ मुझे। साहिल, वो नीलम की डोज लेने गई थी। फिर कल्पना ने सिलसिलेवार सब बता दिया। साहिल को उसकी कभी बताकर ना जाने वाली आदत पर दिल खोलकर गुस्सा आया। बहुत केयरलेस लड़की है, अपनी परवाह करना कभी नहीं सीखा इसने। बस दूसरों के बारे में सोचती रहती है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। साहिल सर पकड़कर बोला। नीरज, चलो शहर का हर एक मेडिकल स्टोर छान मारते हैं जहाँ वो गई होगी, कहीं तो कुछ पता लगेगा। वो बिना सिर पैर की बातें करने लगा। आधी रात में ये सब कैसे मुमकिन था? सर, जल्दबाजी या जज्बाती होकर नहीं, दिमाग से सोचना होगा। एक एक मेडिकल स्टोर चेक करना इम्पॉसिबल है, बहुत वक्त लगेगा। इतना वक्त है क्या अभी? नीरज ने समझदारी दिखाई। तो क्या करूं? वेट करूं कि कब उसका पता लगे और मैं हाथ पर हाथ रखे इंतज़ार करूं कि कब उसके साथ कुछ गलत हो, या कब वो औरत? वो कहते हुए रुका। औरत? नीलम खड़े होते हुए बोली। नीलम, यू नीड टू रिलैक्स। अरे भाड़ में गई मैं, यहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड का कोई पता नहीं और आप अंदाज़े लगाए जा रहे हो। और कौन सी औरत? किसका कह रहे हैं आप?
मिस्टर मल्होत्रा, अभी आपके कौन से बचे हुए गुनाहों की सज़ा उसे मिलेगी। उसने साहिल की तरफ रुख किया। नीलम। नीरज ने उसकी बाजू पकड़ते हुए उसे चुप करवाना चाहा, पर वो बेबाक थी और गुस्से से भरी हुई थी। कभी तो खाली होना ज़रूरी था। नीरज, नो, एक्चुअली शी इज़ राइट। राधिका कब तक मेरे लिए, मेरे कारण सफ़र करती रहेगी? मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्यों भुगते? साहिल सुनने को तैयार था, क्योंकि हर बार में वो कसूरवार था। तुम कहते थे कि इन पर यकीन करूं, मुझे बताओ मैं कैसे करूं नीरज? ये हर मायनों में, हर तरह से फॉल्ट में। नीलम खासी नाराज़ थी और आज सब बयान भी कर रही थी। नो नीलम, डोंट रिग्रेट, इनफैक्ट आई एम सॉरी। मैं कुछ भी कहूँगा तो खुद को डिफाइन करने जैसा लगेगा, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। बट ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर मैं राधिका को ढूंढ नहीं पाया या उसे मेरे हिस्से की ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंची तो तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, वादा। वो सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। वो वाकई शर्मिंदा था, क्योंकि ये तीसरी बार था जब राधिका उसके लिए, उसकी वजह से मुसीबत में थी। मगर फिर भी साहिल लाचार था। उसे नीलम की सब बातें सच लग रही थी। वो गुनहगार तो था, सबसे बड़ा तो राधिका का। नीलम, तुम। नीरज कुछ कहने को आगे बढ़ा तो उसने बीच में ही टोक दिया। कुणाल, प्लीज़ नीरज को भी अपनी वकालत में शामिल कर लो। अपने बॉस की पैरवी बखूबी कर लेते हैं ये। आई एम श्योर तुम्हें भी मात दे देंगे, वो भी बिना स्टडी के। उसने गुस्से में तंज कसा और कहते हुए उसे हल्के चक्कर से आने लगे। नीलम, चुप हो जा और बैठ जा, अपनी हालत देख। कल्पना ने उसे खींचकर बैठाया। नीरज चाहकर भी करीब नहीं जा पाया और मुठ्ठियां कसते हुए बाहर चल दिया। तो नीलम उसके जाते ही कल्पना के गले लगकर टूटकर रोने लगी। उसे इस वक्त नीरज का कंधा चाहिए था, मगर वो भी क्या करती। वो हर बार सिचुएशन के हाथों आ जाती जिसमें उन दोनों का रिश्ता पिसता, जो अभी किसी सूरत में बन भी नहीं पाया था। कल्पना, राधिका कहाँ होगी? साहिल की दुश्मनी की सज़ा वो की भुगते। ये किसी के हिस्से की सज़ा नहीं है नीलम। प्यार का दर्द झेल रही है वो, जो आधा आधा बांटना ही पड़ता है। क्या मिलेगा उसे ऐसे प्यार से? सिर्फ तकलीफ़। तूने साहिल को गौर से देखा ही नहीं, कितनी तड़प, कितनी बेचैनी थी उनके चेहरे पर, और आंखों में शर्मिंदगी। वो भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। बस अभी दोनों की इम्तिहान की घड़ी है, जिसमें राधिका ने ही सब साहिल के लिए किया है। और साहिल ने क्या किया अब तक? क्या जगह दी उसे? सिर्फ उसे जलील ही किया है। नीलम ने कड़वी सच्चाई कह डाली थी। वहीं साहिल ड्राइव करते हुए अपनी नम आंखों को साफ कर रहा था। आज नीरज ने वापस उसे राधिका के लिए रोते देखा था। हाँ, नीलम सिरे से गलत नहीं थी। साहिल का प्यार राधिका के लिए सज़ा ज़रूर बना था, मगर वो गवाह भी तो था दोनों के साथ का, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों की किस्मत कह लो या कड़ियाँ इस तरह जुड़ी थी, जैसे हर काम को अंजाम देने के लिए भगवान ने राधिका को ही चुना था। टू बी कंटिन्यूड।